कहते हैं अभी टेलीविजन स्क्रीन पे आपने थिएटर का एक क्लिप देखा और मुझे थिएटर से मुतालिक बहुत सारी बातें जानी है, लेकिन फारूक साहब को मैं शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगी क्योंकि ब्रेक में गालिबन आपने जो एक बात बोली कि जो स्टार होता है या जो ऐसा फनकार होता है जो हजारों साल बाद ही शायद पैदा होता है कोई, वो अलग होता है और वो उस भीड़ में भी पहचाना जाता है। तो कैसे आपने उनको पाया और बहुत सारे लोगों से आपकी मुलाकात हुई होगी, बहुत सारे एक्टर्स से आपकी मुलाकात हुई होगी इस आपकी भी जर्नी में, इस सफर में किस तरीके से आपको उनकी शख्सियत ऑफ स्क्रीन मुनफरद लगती थी? देखिए, ऑफ स्क्रीन जो था उनका अंदाज वो बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह का था। ही वॉज अ वेरी नॉर्मल पर्सन। अदरवाइज बड़ी अच्छी तरह डिस्कशन करनी, प्रोफेशनल बहुत थे। जो उनको स्क्रिप्ट दे दिया जाता था या स्क्रिप्ट वो खुद लिखते थे या उसमें चेंजेस करते थे, चेंजेस इतनी करते थे वो अल्टीमेटली स्क्रिप्ट उन्हीं का हो जाता था। और ज़्यादातर तो हम उन्हीं पे छोड़ देते थे कि आप खुद लिख लीजिए क्योंकि वो आप इसको ये पॉइंटर्स हैं इसके या बना लीजिए। तो होटल में चले जाते थे, अपने निकलते नहीं थे कहीं बाहर, सिर्फ रिहर्सल के वक्त जब स्टेज रिहर्सल होती थी। क्योंकि मेरे साथ ज़्यादा उन्होंने स्टेज शोज़ किए हैं, जैसे एनिवर्सरी शोज़ या अवार्ड शोज़ या कोई VIP शोज़ या कहीं बड़े प्राइम मिनिस्टर के या प्रेसिडेंट के शोज़ इस तरह से जो होते हैं 14 अगस्त पे 23 मार्च के, वो प्रोग्राम इत्तेफाक से मेरे साथ किए उन्होंने। और वो बड़े प्रोग्राम होते थे, बड़े इसलिए नहीं कि वो कोई लेकिन वो सेंसिटिव प्रोग्राम को हम कहते हैं कि बड़ा प्रोग्राम है, सेंसिटिव होता है उसकी नेचर जो है। और उसमें खिलारा भी बहुत होता है, आर्टिस्ट भी बहुत होते हैं, टॉपिक्स भी बहुत होते हैं, इंटरव्यूज़ भी बहुत होते हैं, इंट्रोडक्शंस भी बहुत किस्म के होते हैं, सियासी लोग भी होते हैं, बाहर के लोग भी आए हुए होते हैं। तो वो बड़ी निटी ग्रिटी उसकी जो है ना वो सारी स्टडी करके अपना वो फिर पॉइंट्स से लेके वो अपना स्क्रिप्ट लिखा करते थे अकेले बैठ के। कमरे में कोई जाता नहीं था, उनकी किसी को इजाज़त नहीं होती, किसी को पता भी नहीं होता था कौन से कमरे में है ये, कौन से नंबर कमरे में है। तो उनके पास फिर मैंने जाना, फिर उनसे पूछना कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई आपने चीज़ पूछनी है या कोई, तो पूछ लेते थे कि इसका कौन सा आइटम है, इसको कौन से नंबर पे लाना चाहिए। बड़ी अहमियत देते थे प्रोड्यूसर को। मैंने ये बड़ी बात उनमें अच्छी देखी है कि इतने नामवर आर्टिस्ट होने के बावजूद, इतने बड़े एंकर होने के बावजूद इंसान में एक आ जाता है कि मैं जो करूँगा, मैं इसकी क्यों शीट मैं बना सकता हूँ बेहतर, लेकिन वो कभी नहीं करते थे। जो काम प्रोड्यूसर का है वो उसमें इंटरफेयर कहते, जो काम इनका है वो इनको करना है। और यहाँ तक कि सिंगर्स का, म्यूजिशियंस का वो ये कहते थे ये काम इनका है, हम तो सिर्फ ऐसे ही इनकी वजह से खा रहे हैं, बस काम तो इन्हीं का है। तो वो जैसे अभी कहा इम्तियाज साहब ने, बड़े बड़े लोग बैठे होते थे प्रोग्राम में, VIP शख्सियत, वो उनको भी तरीके से बड़े, लेकिन बड़े सलीके से एक बड़ी बारीक बात कह जाते थे जो वो पब्लिक भी सुनती थी, एंजॉय करती थी उसको, और कभी कोई बुरा नहीं मानता था। आर्टिस्टों की भी वो मिमिक्री कर जाते थे, शख्सियात की भी मिमिक्री कर जाते थे, पॉलिसीज पे भी कमेंट कर जाया करते थे। लेकिन जैसे संजीदा से संजीदा मामलात भी बड़े वो उनकी एक खास बात मैं बताऊं कि असल मोइन अख्तर जो है ना वो स्टेज पे था, स्टेज पे, बैक स्टेज कुछ नहीं करते थे वो। बहुत बैक स्टेज ही वॉज अ सीरियस पर्सन, अपने काम में ध्यान होता था। नेक्स्ट आर्टिस्ट से वो पूछ रहे होते थे क्या तुमने करना है क्या, और बड़े संजीदा से, और थोड़े से टेंस भी होते थे कि मैंने जाके ये करना है, कोई चीज़ मैं भूल ना जाऊँ, इसलिए उनको डिस्टर्ब नहीं भी करते थे हम बैक स्टेज जाके ना, किसी को पैगाम दे देना कि ये ऐसे, हम पता था कि इस वक्त वो काम कर रहे होंगे। लेकिन जब स्टेज पे वो आते थे तो जैसे एक खिल नहीं जाता, फूल खिल जाते थे, आमद उनको होनी शुरू हो जाती थी कि मैंने ये बात करनी। वो बातें रिहर्सल में नहीं की होती थी उन्होंने, आप यकीन करें, वो बातें रिहर्सल में, जब फुल ड्रेस रिहर्सल भी होती थी वो उसमें नहीं करते थे। वो हमारे लिए भी सरप्राइज होती थी, वो स्पॉन्टेनियस ऐसे करते थे कि वो हम कहते थे वाह क्या बात है। वो सब वो इल्हामी सूरत हाल पैदा हो जाती है ना जी, इल्हामी सूरत हाल, वही एक बात आमद उनको होती थी उस यस सर। अशरफ खान साहब, आपसे भी मैं यही से मिस रोजी का जो एक कैरेक्टर था, जो किरदार था, वो उनके अलावा शायद कोई कर ही नहीं सकता था, कोई कितनी भी अगर मेहनत करे। आवाज़ बहुत अच्छी निकाल दिया करते थे, चाहे जैसे आपने बताया कि ऑब्जर्वेशन बहुत ज़बरदस्ती, बड़ी कमाल की ऑब्जर्वेशन थी, चाहे सेठ की मिमिक्री करनी है, किसी खातून की मिमिक्री करनी है, तो वो वैसा ही रूप धार लिया करते थे।
तो ऑफ स्क्रीन कभी इस तरह की कोई शरारत की कि आवाज अगर इतनी बदल लेते हैं तो कभी दोस्तों यारों को आवाज बदल के फोन किया हो, कोई ऐसा किस्सा हुआ हो? बेसिक उनकी तो वो था ही मिमिक्री, जो कॉपी किया करते थे, उसने बड़ा सहारा दिया उनको। अच्छा, इसमें कॉमेडी को अगर हम अलग कर दें, इसमें ड्रामा ले आए आप, इसमें सीरियस काम कर लें, इसमें हमारा जो फ़नून लतीफ़ा है ये है ही बेस करता है ऑब्जर्वेशन पे। आपने जो रोल करना है, अगर आपने उस तरह का कोई बंदा देखा ही नहीं हुआ तो आप उसको कैसे करेंगे? आपके एक रिकॉल होता है कि यार एक डॉक्टर देखा था मैंने, वो यूं करके यूं करता था, उसका मैनरिज्म ये था। इस चीज़ ने बड़ा सहारा दिया। और मैं तो कहता हूँ हम खुशकिस्मत लोग हैं कि हमने इन लोगों के साथ काम किया है, जिनमें मैडम नूर जहाँ हैं, जिसमें मोइन अख्तर साहब हैं, जिसमें अतहर शाह खान साहब हैं, जिनमें ये लोग हैं जो फाउंडर हैं पीटीवी के। हमने इनके साथ काम किया और हम इस अहद में जिंदा हैं। तो मोइन अख्तर साहब की अभी बात हो रही थी कि वो जब मदद किसी की करते थे तो इतने ग्रेट आदमी थे कि वो कॉमेडियन को देखते थे कि जी जा रहे हैं, शो कर रहे हो, कहते अबे बात सुन, अबे तूने ब्लू सूट के नीचे ब्राउन शू पहन रखा, तू क्या मेरी बेइज्जती कराएगा वहां जाके? पर तेरा 9 नंबर पैर है ना, है बेटा लाओ इनको ला के दो, ब्लैक शू ला के दो। अच्छा, वो ब्लैक शू उसने पहन लिया, ये करो वो करो, चले गए, फंक्शन हो गया, वापस आ गए। अब जिसने कोई चीज किसी से ले रखी है, मुस्तार, वो डरा हुआ होता है। उसने आके तो उसने कहा क्या कर रहा है? वो शू में, तेरे पहने हुए शू अब मैं पहनूंगा, मोइन अख्तर पहनेगा तेरे पहने हुए शू। अच्छा, शू में बात आई तो बात पूरी करें। इसको जला दो कहीं जाके, नहीं पहनने तो जला देना, मैं नहीं अब ये पहनूंगा। इसी तरह सूट दे देने, इसी तरह शूज दे देने, इस ड्रेसिंग, ये मोहब्बत इस तरीके से करते थे। और ड्रेसिंग सिखाई कॉमेडियंस को। कॉमेडियंस तो आते थे टी शर्ट पहनी हुई, जीन पहनी, अचानक आए, यानी कि एक आदम जी में हम ड्रामा कर रहे, अचानक आए। कौन सा ड्रामा? आदम जी ऑडिटोरियम में हम ड्रामा कर रहे स्टेज का, मेरा ही लिखा हुआ था अनारी खिलाड़ी। 12 वो आए, कहने लगे जुल्फिकार ने तुम्हारी जेब में पैसे कितने हैं? मैंने कहा क्यों, खैरियत है, बताओ कितने पैसे? मैंने निकाले, मैंने कहा 500 रुपये में मुझे दे। पता चला उनसे भी ले गए, उनसे भी ले गए, उनसे भी ले गए, उनसे भी ले गए। 2 घंटे के बाद मैंने कहा वो मोइन भाई आप तो 500 रुपये लिए थे, वो मैंने दे दिए। मैंने कहा किसको? कहने लगे वो इस्लामाबाद से वो जो आर्ट्स काउंसिल का ड्राइवर नहीं था, वो आया था। तो तुम लोगों को शर्म नहीं आती है, वो कराची में आया हुआ है, तो ये तो सब ने जो वो करके मैंने उसको 4000 रुपये दे दिए, जो चला गया। और खबरदार जो आया था मुझे पैसे दिए और वापस मांगे थे। अब ये भी एक अंदाज है। क्या बात, एक 6 PTV अवार्ड हो रहा था, 6 PTV अवार्ड में, तो अब उस का नाम लेना पड़ जाएगा मुझे। तो वो मैं गया हूँ, तो सब जाहिर है 2-2 आर्टिस्ट एक कमरे में थे। तो मैं गया हूँ तो मुझसे कहा गया कि जी आपके लिए फलां साहब ने कहा है कि जी मेरे साथ वो ही रहेंगे। मैंने कहा भाई वो उनकी मोहब्बत, हो सकता है मैं ना रहना चाहूँ उनके साथ, तो मुझे नाम बता दें। तो शायद इकबाल पाशा साहब उसको हैंडल कर रहे थे, कहने लगे नहीं उन्होंने मना किया, नाम नहीं लो, तो जाओ चले जाओ रूम नंबर फलां में। जब मैंने नॉक की, यस की आवाज़ आई, मैं अंदर गया तो खालिद निज़ामी साहब थे। तो खालिद निज़ामी साहब उन लोगों में से हैं जो हमने सुना है वो ये है कि खालिद निज़ामी साहब और मलिक नौका साहब ने मोइन अख्तर को इस फील्ड में लेके आने में उनका बड़ा हिस्सा है। तो ये भी हमारे सीनियर में से और बड़ों में से है और उस्तादों में से। खैर वो हम साथ रह गए। तो मुझसे कहने लगे, अब वो खालिद निज़ामी साहब मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं कि देखो मैं आज भी आया हूँ तो मैं आइटम करने के लिए, स्किट्स करने के लिए आया, और मैं बानो आपा के साथ नॉमिनेट था असॉर्टेड प्ले में कोयटा से, और मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं कि बड़ी अच्छी बात है और मुझे खुशी हो रही है और फलाना हो रहा है। मैंने कहा ठीक। तो मैं मुख्तलिफ ड्रेस लेके गया हुआ था कि पता नहीं क्या ज़रूरत पड़ जाए, क्या नहीं हो जाए। तो मुझे कहने लगा यार ये तेरा सूट मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, ये मैं पहन लूँ। मैंने कहा यार खालिद भाई आप पूछ रहे हैं मुझसे, तो आप क्या हो गए? खैर उन्होंने पहन के जो रात को प्रोग्राम खत्म हो गया। अब रात में कोई 3 बजे के करीब मैं कमरे में था, खालिद निज़ामी साहब कहीं बाहर गए हुए थे। तो नॉक हुई, मैं गया तो मोइन भाई खड़े हुए थे। कहने लगे कहाँ है खालिद? मैंने कहा जी वो तो कहीं गए, मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर निकले हुए हैं। कहने लगे यार अनवर मकसूद साहब की सुबह फ्लाइट है 9 बजे की, तो अभी 3 बजे हैं, अभी अगर सो गए तो फिर फ्लाइट मिस हो जाएगी। तो वो कह रहे हैं कि आओ जरा गपशप करते हैं। मैंने कहा चल ठीक है। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ।
चले गए हम। अब हम गपशप करते रहे, जो टाइम हुआ उन्होंने कहा कि अच्छा मैं वॉशरूम में जा रहा हूँ, मैं तैयारी करूँ जाने की। इतनी देर में खालिद निज़ामी साहब बाहर से आ गए। सही। अब उनकी आपस की अलग बेतकल्लुफी। उन्होंने जो जो अल्फाज एक दूसरे को कहे या जो कुछ कहा, उन्होंने कहा कि देखो मोइन मेरे साथ इस तरह बात नहीं किया करो। उन्होंने कहा तुम बदतमीज हो गए और तुम आवारा हो गए। आप समझ रहे हैं क्या गुफ्तगू हो गई। तो अब मोइन भाई शरीर कितने थे आप देखिए कि किसी चीज का उन्हें इल्म नहीं। मुझसे कहने लगे कि खालिद बात ये है, जूतों पे बात हुई तो मुझे याद आ गया इसका रिवर्स। कहने लगे कि मैंने तुम्हें शूज दिए, तुमने मेरे शूज पहने, मैंने किसी को नहीं बताया। जिस जलील आदमी ने तुमको सूट दिया उसने पूरे होटल में फैलाया हुआ है कि खालिद निज़ामी मेरा सूट पहने। खालिद निज़ामी ने मुझे देखा, अब वो ये कंफर्म करना चाह रहे थे कि सूट किसका है। उन्होंने वो सूट उतारा और मेरे मुंह में मारा। खालिद निज़ामी ने कहा जलील इंसान तू सूट के काबिल हो गया फलाना। अब मैं कसमें खा रहा हूँ और ये शरारत कर गए और भाई हंस के बेड से गिर गए नीचे कि मैं भी तो नहीं पता था कि किसका सूट। गेम कर गए। अब ये नाराजगी 6 महीने तक रही। अच्छा। फिर मैं जब कोयटा जाके वापस आया, रेव में तो कंपेयरिंग कर रहे थे तो बाहर आया, मैंने कहा कहने लगे खालिद निज़ामी के बाद तुम्हें भेज रहा हूँ। तो मैंने कहा वो तो जब से नाराज है। कहने लगा भाई काय का नाराज है। तो आया तो खालिद मैंने मजाक किया था, खुदा मुझे नहीं पता था। तो कहने लगा नहीं वो खालिद। तो ये अंदाज था शरारत का। इतना दिलचस्प किस्से हमारे मेहमान हमें सुना रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कि मैं अब जब ब्रेक से वापस आऊंगी तो मैं इनको यही कहूंगी कि जी अगला किस्सा सुनाए कि और कुछ बताएं। और मैं अपने जरा कंटेंट से हट के जरा इनसे कहूंगी हाँ जी अब कहानी नंबर 2 और किस्सा नंबर 3 सुनाते तो बहुत, क्योंकि दिलचस्प बातें हैं, बहुत दिलचस्प किस्से हैं। आप लोगों ने भी आई एम श्योर इससे पहले नहीं सुने होंगे। आई एम रियली कीन के मैं और सुनती जाऊं। आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक आप कहीं मत जाइएगा, बहुत सारी जबरदस्त और दिलचस्प बातें हमारे मेहमानों के साथ जा रही हैं। वाह, दिल कर रहा है कि ये देखते जाएं और शो हमारा खत्म ना हो। आप हमारे जो मेहमान हैं इनसे गुफ्तगू हमारी चलती रहे और पूरा दिन आज ये जो नशिस्त है ये सजी रहे। इम्तियाज साहब, ये क्लिप आपने देखा, क्या शानदार। देखें जी, मैं बतौर तालिब इल्म ये समझता हूँ कि मोइन अख्तर उस वक्त मारूफ हुए, उस वक्त वो आगे बढ़े कंपेयरिंग की दुनिया में, एंकरिंग की दुनिया में, होस्टिंग की दुनिया में, मेजबानी की दुनिया में, जब काबिल कद्र ज़िया मोहिउद्दीन भी मौजूद थे जी, जब काबिल सद एहतराम तारिक अजीज भी मौजूद थे, जब दिलदार परवेज भट्टी भी मौजूद थे, जब मोहतरम नईम बुखारी साहब का भी अरूज था, और जब इस तरह राहत काज़मी साहब भी कंपेयरिंग करते थे, तो इस तरह की एक बड़ी अच्छी कहकशां मौजूद थी। लेकिन जैसे सर ने फरमाया, फर्रुख बशीर साहब ने, उनका विटियम कंपेयर ये नहीं है, ये भर के एक खसूसियात कुछ होती हैं जो एक अच्छे एंकर में होनी चाहिए। तलफ़ुज़ अच्छा होना चाहिए और इनको बड़ी जुबानों पर अबूर हासिल था। सिर्फ इंग्लिश और उर्दू पे अबूर हासिल नहीं था, लोकल जो जुबानें उन पर भी इनको अबूर हासिल था। और फिर सबसे बढ़कर कि प्रेम को उठाते थे। मैंने एक दफा इनका एक पोएम देखा, मुझे शर्फ हासिल है। तो कह रहे कि एक साहब उल्लू बेच रहे थे। अच्छा। तो गाहक ने पूछा यार ये छोटा उल्लू कितने का है और ये बड़ा उल्लू कितने का है? तो कहते ये बड़ा 5000 का और छोटा 10,000 का है। तो गाहक ने कहा कि सर बड़ा उल्लू 5000 का और छोटा उल्लू 10,000 का, ये समझ में नहीं आई बात। तो कहने लगे ये जो बड़ा उल्लू है ना ये सिर्फ उल्लू है और ये जो छोटा है ना ये उल्लू भी है और उल्लू का पट्टा भी है। तो आप अंदाजा कीजिए किस तरह की बातें, खूबसूरत बातें कन्वे करना, हंसाना, गपशप लगाना महसूस ही नहीं होता। क्या बात। तो जब ब्रेक से पहले हमने बात की थी कि अब हम किस्से सुनेंगे और बातें सुनेंगे। अशरफ खान साहब, कोई किस्सा याद आपको आ रहा हो तो? बेतहाशा किस्से और गड़बड़ हो गए हैं। दिल करे सारी अच्छा, मुझे बहुत जोर से आ रहा है, मैं सुना देता हूँ। कराची से आए, लाहौर में स्टेज प्ले करने के लिए आए, रुके तो हमारे साथ रिहर्सल करते रहे, सारा कुछ हुआ। तो मैंने कहा मोइन भाई
कहाँ ठहरे मैं? तो कहने लगे मैं अभी गाड़ी में है सामान, तो मैं ठहरूंगा कि, तो मैंने कहा मेरी तरफ आ जाए। उस वक्त मेरी भी शादी नहीं हुई थी, मैं फैसल टाउन में था। तो मेरी तरफ देखा ऊपर से नीचे तक, कहने लगे कि चारपाई पे सोने वाले लोगों और टाट पे बैठने वाले लोगों, घटिया इंसानों, तुम मुझसे कह रहे हो मोइन अख्तर मेरा नाम है, मुझसे कह रहे हो कि मेरे घर पे रहें, और भी बहुत कुछ कहा। तो खबरदार जो है, मैं फना ठहरता हूँ और 5 स्टार में ठहरता हूँ, होटलों के नाम उन्होंने गिन दिए। मैं खामोश हो गया। मैंने कहा ठीक है, बाकी तो मजाक किया है इन्होंने, लेकिन ये कि डेफिनेटली वो जिसने सपोर्ट किया हुआ है, जिसने जो फाइनेंसर है, वो उनको अच्छी जगह ठहराया हुआ है। मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया। मैं बाहर निकला हूँ रेड सोफा। ये बात आपने उस वक्त दिल पे ली या जो है वो? नहीं, वो दिल पे लेने वाली बातें करते ही नहीं थे, और मुझे पता था कि क्या करते हैं। हमारी आदत थी सिगरेट पीने की, सिगरेट पीते थे, तो कई मरतबा ये होता था कि सिगरेट खत्म हो जाते थे, तो हमसे ले लेते थे। कई मरतबा उनसे हम मांगते थे, तो सिगरेट निकाल के तो फेंक देते। मैं कभी हाथ में नहीं दिया सिगरेट। ये हमारी आपस की ये केमिस्ट्री थी आपस में। मैं बाहर निकला तो मुझे गार्ड ने कहा कि वो मोइन अख्तर साहब आपको ढूंढ रहे हैं। मैं आगे गया तो किसी आर्टिस्ट ने कहा वो ढूंढ रहे हैं, वहां गया तो वो ढूंढ रहे हैं। मैं परेशान हो गया। मैंने कहा बहरहाल मैं इस वक्त मेजबान हूँ लाहौर में, चाहे मैं भी कराची से हूँ, लेकिन मैं हूँ। तो मैं गया हूँ तो वो परेशान खड़े हुए थे। अरे सुनकर मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ यार, ये वो। तो मैंने कहा हाँ। कहने लगे यार वो इधर भी बड़े होटल में कमरा नहीं है, और वो वहाँ पर भी जो है वो कमरा नहीं है, तो क्या कर रहे थे तुम? मैंने कहा अपने घर के लिए ऑफर की थी। हाँ तो कहाँ है? मैंने कहा टाट पे बैठने वाले लोगों तो और चारपाई पे सोने वाले। सारी बातें मैं वो रिपीट कर रहा हूँ। अब लोग गौर से सुनते रहे। कर लगा अच्छा ये बकवास घर जाके कर लेना। अच्छा। मैं परेशान हूँ। मैंने कहा सामान ट्रांसफर करवाया हूँ। मैंने लाके कहा, मैंने कहा ये रूम है आपका, और मैंने कहा उस वक्त VCR का ज़माना था। मैंने कहा ये VCR है और ये है, ये 2 बेल हैं। एक बेल बजाएंगे तो नौकर आएगा, दूसरी बेल बजाएंगे तो नौकरानी आएगी। और मैंने कहा ये जहन में रखिएगा दोनों आपस में बहन भाई हैं। और मैंने कहा कहने लगे कोई बेल ना बजाऊं तो? मैंने कहा फिर मैं आऊँगा, क्योंकि मैं बगैर पूछे अंदर आ जाऊँगा। वो जो 2 महीने हमने एक साथ गुजारे, प्ले भी साथ ही कर रहे हैं और वो भी साथ कर रहे हैं। एक दफा मैं आया कोयटा से, ये 2 मैं साथ सुना दूं फिर इतनी देर में आप याद कर लो। कोयटा से मैं आया तो कंपेयरिंग कर रहे हैं, मुझसे कहने लगे अच्छा जुल्करनैन इसके बाद तुम्हारी बारी है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। वो बाकी पुराने दोस्त साथी सब मिल रहे थे रे ऑडिटोरियम, ये सारा कुछ। एक बच्चा इनके पास बार बार जाए और ये उसको झाड़ दें और फिर जाए, जाहिर है कंपेयर की अपनी एक जिम्मेदारी होती है, कंपेयरिंग भी कर रहे हैं, फलाना भी कर रहे हैं, फिर वापस आए, फिर वो बच्चा इनके पास आ जाए कि इधर हुए। अच्छा मैं देख रहा हूँ उसको, जुल्करनैन यहाँ मैं चला। मैंने कहा जी, कहने लगा कैसी अजीब बात है कि सारी दुनिया मेरी फैन है और मेरा बेटा कह रहा है कि मैंने इनके साथ सेल्फी बनानी है। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, मैंने कहा जरा थोड़ा देर लगेगी, टाइम तो वो मंसूर बेटा आज हमारा अगर देख रहा है प्रोग्राम तो पूरे घर को और भाभी को और बच्चों को और पूरी फैमिली को, हम बेटा चाचा हैं तुम्हारे, हम बड़े हैं आपके, आज भी हमारे लायक कोई काम हो, कोई खिदमत हो, और आप सबके लिए दुआएं हैं कि परवरदिगार आप सबको और सबको और सारे फनकारों को परवरदिगार अपने हिफ्ज़-ओ-मान पूरे पाकिस्तान को सर हमेशा मुस्कुराहटें बिखेरने वाली शख्सियत को कभी दुख में भी देखा, कभी परेशान भी देखा, जो सबको हंसा रहे हैं? कई बार देखा, लेकिन वो दुख का इजहार नहीं करते थे। और दूसरी बात ये है कि ये तो बहुत पहलू हमने डिस्कस किए उनके, शरारतें भी, फ़नी हवाले से भी। इंसान की पहचान उस वक्त ज़्यादा होती है जब वो यहाँ से चला जाता है। हमारी फील्ड में बहुत सारे ऐसे लोग जिनमें सुल्तान रही साहब और ऐसे बहुत सारे नाम उन्हीं में शुमार होते थे, उसी कबील में मोइन अख्तर साहब। क्योंकि जब उनकी डेथ हुई तो वहाँ वो लोग आए हुए थे जिन्होंने कहा कि आज के बाद हमें उम्मीद नहीं कि हमारे चूल्हे जलेंगे। ये उनका एक पहलू और लोगों के लिए बाद में पता चला। जी, वो इतने लाओबाली थे
कि वो हंसी मजाक में उड़ा देते थे बात को कि घर में हम बैठे हुए उनके नाज़िमाबाद वाले में, तो वालिद साहब आए, कहा भाई ठीक हो, सुनिए बड़े मियाँ। मैंने कहा यार ये अब्बासी कैसे बात कर रहे हैं, वो नहीं देखते थे जब कॉमेडी आ जाती थी। सुनिए, सुना आपके माली हालात बहुत मखदूश हैं। क्या बकवास कर रहे हैं, क्या बकवास कर नहीं, एक ऑफर है खुली, किसी किस्म की प्रॉब्लम हो मुझसे राब्ता मत कीजिएगा क्योंकि मेरे हालात आपसे भी ज्यादा बुरे हैं। घर में बैठ के वालिद साहब के साथ, तो ऐसे जॉली वो उनका पहलू उनके जाने के बाद खुला कि इतने घरों के कफील थे वो कि इंसान हैरान रह जाए। खान साहब, स्टेज से और स्टेज का और मोइन साहब का जो रिश्ता था वो हमने देखा ना एक, लेकिन अपनी जाती जिंदगी में जो उन्होंने दूसरे रिश्ते निभाए, जो दूसरे उनके किरदार थे, वो कैसे रहे? उनकी वालिदा से बहुत उनकी मोहब्बत बहुत ज्यादा अकीदतमंदी की हद तक रही, उस बारे में भी बाकी उनके जो दीगर रिश्ते थे। कुछ बहुत कम लोग हैं शोबिस के जिनसे मेरी जाती जो है ना, मेरे फैमिली रिलेशन, लेकिन मोइन भाई और उमर शरीफ साहब या अशरफ खान साहब, इसी तरीके से जो मेरे साथियों में से जो लोग हैं, तो हम लोग आपस में एक दूसरे से फैमिली भी मिलती है। और तो जैसे अभी उन्होंने वालिद की बात बताई ना, तो वो बेटों से भी इतने ही बेतकल्लुफ थे। मुझे नहीं लगा कभी कि घर में मोइन अख्तर एक बाप की हैसियत से है। तो वो आए, उसने आके कहा बाबा यूं 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 कहा, अब बाप बेटे में बात हो रही है, लिहाजा मैं अपनी जगह बिजी हूँ या जो कुछ भी कर रहा हूँ। वो वापस चले गए। मैंने कहा कौन था ये? कहने लगे वालिद साहब थे। तो बेटा था, बेटे को करे ये वालिद साहब थे, तो उससे बात कर। तो मेरा मकसद करने का ये है कि बाप के साथ वो बेटा नहीं था और बेटे के सामने वो बाप नहीं था। तो भाभी के साथ भी बात और गुफ्तगू करते हुए मैंने देखा है, वो बड़ा एहतराम से नाम लेते थे। और लेकिन ये कि रहते वही मिट्टी थे। आपने उदासी की बात की है, तो चंद लोग होते हैं जिंदगी में, खास तौर से आर्टिस्टों के लिए, जिनके साथ आप अपना दुख शेयर करते हैं। अदरवाइज वो हंसता रहेगा। और ये जो जुमला किसी ने लिखा है या कहा है, वो सही कहा है कि बहुत ज्यादा हंसने वाला या हंसाने वाला जो है अंदर से ज्यादा दुखी होता है। मगर ये हर एक से शेयर नहीं हो सकता। वालिद साहब से उन्हें आगाज में मार भी पीटी, मार पीटी कि इस शोबे में तुमने नहीं जाना। अच्छा, मुखालफत लेकिन फिर 35 साल बाद मुझे ये याद आ रहा है कि हमारे मुल्क के सदर थे परवेज मुशर्रफ साहब जी। तो एक बहुत बड़ा शो था और वीआईपी जैसे सर ने फरमाया ऐसा पोएम था। तो उनके वालिद ने उन्हें कहा कि मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अब्बू वहाँ तो वो फिर पहले वो इनलिस्ट होते हैं, फिर पहले वो लेते हैं सारी चीजें कि भी जिसने शिरकत करनी है, वो आम पोएम तो थोड़ी है। तो कहता है कि यार मोइन अख्तर का बाप हो और फिर उसको इस तरह की चीजें चाहिए, तुम तो कहते हो मैं बड़ा फनकार हूँ। तो फिर वो उनके साथ तशरीफ ले गए बड़ी इज्जत और एहतराम से। और फिर जब हॉल में गए तो फिर परवेज मुशर्रफ साहब ने उनको गले भी लगाया खड़े होकर, आपके वालिद को, इब्राहिम शायद उनका नाम था। और फिर परवेज मुशर्रफ साहब ने खराजे तहसीन यूं पेश किया, कहने लगे कि भाई साहब जो आपका बेटा है ना मोइन अख्तर, ये हमारे मुल्क का बहुत बड़ा सरमाया और असासा है। क्या बात। तो वो खुशी से उनकी आंखों में आंसू भी आ गए। तो जो बच्चे बड़े काबिल होते हैं, जो बड़े लायक होते हैं, वो ये नहीं है कि सिर्फ अपनी जात में कुछ सरमाया होते हैं, वो अपने खानदान के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए भी सरमाया फख्र भी होते हैं और थोड़ा इम्तियाज भी। क्या बात है। फारूक साहब, आपने बताया कि बहुत सारे अवार्ड शोज में आप उनके साथ होते थे, स्टेज परफॉर्मेंसेस पे आप उनको बैक स्टेज भी देखते थे, एनिवर्सरी प्रोग्राम्स, अवार्ड शोज और इस तरह के बेशुमार प्रोग्राम्स हमने किए। 14 अगस्त, 23 मार्च क्लिप आप चला रहे हैं आजकल ना, तारिक अजीज साहब की नकल उतार रहे हैं। ये पीटीवी अवार्ड का ही है एक क्लिप। तो मुझे याद है कि ये प्रोग्राम जो था वहाँ पे कन्वेंशन सेंटर में हो रहा था इस्लामाबाद में। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर भी उस वक्त के
आए हुए थे। यस यूसुफ रजा गिलानी, ही वाज द चीफ गेस्ट। और अदनान समी खान साहब को हमने बुलाया हुआ था वहाँ से, इंडिया से, उसमें स्पेशल गेस्ट। तो जब उनकी बारी आई अदनान समी खान की, तो उन्होंने कीबोर्ड लगाया अपना, यार वो कुछ ऐसा उसमें प्रॉब्लम हो गया तार का कि वो आधे घंटा हो गया वो तार जो है वो कनेक्ट नहीं हो रही है उसमें, और लाइव प्रोग्राम जा रहा है। अब हम सब परेशान कि वीआईपी शख्सियत बैठी हुई है, सारे अफसरान भी हमारे बैठे हुए हैं, पूरी गवर्नमेंट बैठी हुई, तो आधा घंटा हो गया माइक नहीं ऑन हो रहा, वो लीड नहीं लग रही थी उसकी। और वो साउंड वाला कहने लगा जी मैं अपना लड़का भेजता हूँ, वो जाके लगा देगा। उनको कह रहे हैं कि नहीं हो जाएगा। वो अदनान ने कहा कि नहीं मैं लगा लूँगा। खैर अल्टीमेटली यही हुआ कि वो लड़का भेजा, उसने 2 मिनट में वो लगा दी, वो चल पड़ा। इतनी देर, आधा घंटा मुइन साहब ने पता नहीं चलने दिया कि वो आधा घंटा कैसे गुजरा इंतजार में। एक प्राइम मिनिस्टर का बैठे रहना, क्या बात। यही एक उनकी रनिंग खासियत शो में थी, यही उनकी खासियत लाइव थी प्रोग्राम ऑन एयर जा रहा है, कोई उसमें डिले लाइव भी नहीं उनके है। जूनियर्स भी होते होंगे जब उनके साथ स्टेज शेयर करते होंगे, तो ऐसा हमने सुना भी, मुख्तलिफ इंटरव्यूज भी देखे बहुत सारे लोगों ने, जब मोइन अख्तर साहब होते थे उनके साथ तो उनको कोई खौफ, कोई डर नहीं होता था कि अगर कोई चीज गड़बड़ हो गई, कुछ खराब हो गया, तो हमें पता है कि ये संभाल लेंगे, ये कर लेंगे। उसके बाद का जो असल वाकया है ना, वो ये है कि जब शो खत्म हुआ, सब लोगों ने बड़ी तारीफ कर दी, तो एमडी साहब और हम लोग सब जा रहे थे स्टेज की तरफ, मोइन साहब भी साथ साथ थे, एमडी साहब भी बहुत उसको शाबाश दे रहे थे यार सारा, वो भी एमडी साहब को तसल्ली दे रहे थे कि नहीं बड़ा खुश वो गए हैं सारे प्राइम मिनिस्टर वगैरह। तो कहने लगे यार ये साउंड का क्या हो गया, एमडी साहब कहने लगे मीटर देख के। मैं कहा ये समझ नहीं आई क्या हुआ, वो दूसरा लड़का गया एग्जाम में, क्या ये साउंड वाले को पैसे नहीं देने आपने आज। अच्छा, मोइन साहब के सामने उन्होंने कह दिया। मोइन साहब कहते हैं अरे सर छोड़े, ऐसे काम होते रहते, इतना बड़ा शो था, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, बस ठीक है छोड़े। वो भी हंस पड़े, कहने लगे अच्छा ठीक है। वो साउंड वाले की जान निकल गई कि मेरा इतना पैसा ब्लॉक है इसमें, वो कह गए उनके सामने कि जी ये आपने इनको पेमेंट नहीं करनी। इसी के साथ जनाब हम ब्रेक पे जा रहे हैं। जब ब्रेक पे आएंगे तो दुख के साथ कहना पड़ेगा प्रोग्राम भी इख्तिताम पे पहुंच रहा है, जबकि दिल तो बिल्कुल नहीं मान रहा इस बात को, तो प्रोग्राम अपने एंड की तरफ जाएगा। कुछ और थोड़ी सी बातें, यादें शेयर करेंगी आपके साथ जो आज से पहले आपने कभी नहीं जानी होंगी। स्टे विद अस। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर टाइम हुआ तो वो जो क्लिप था दर्जी वाला, मैं दरखास्त करूंगी हमारे डायरेक्टर साहब से कि अगर वो भी दिखाएं तो वो भी बड़ा जबरदस्त, और वो आवाज की जो तब्दीली थी मैं चाहूंगी हमारी ऑडियंस उसे जरूर महसूस हो, तो वो जरूर दिखाएगा। गुस्से में कभी देखा ऑन सेट, कभी गुस्सा आया किसी बात पर? अगर आया हो तो किस बात पर आया? तो फिर चंद सेकंड्स के लिए आता था गुस्सा उनको, जब को उनकी मर्जी के खिलाफ बात होती थी तो गुस्सा आता था, लेकिन उसके बाद उसकी तलाफी करते थे वो देखने का मंजर होता था। अच्छा। कि जिसको अगर डांट दिया किसी को, उसको राजी कैसे करना है, उस जुस्तजू में लग जाते थे। अच्छा। ये बड़े लोगों की निशानी होती है। हम कई लोगों की दिल आजारी करते हैं, वो इधर को चले जाते हैं, हम इधर को चले जाते हैं, मगर वो बात दिल में रह जाती है कि यार उसके साथ ज्यादती हो। वो उसका वहीं वो करते थे, अजाला कर देते थे वहीं के बासन, इधर आ, चल इधर आ, ऐसे हाथ डाले ना उसका। अबे गुस्सा आ गया, तूने बात भी तो गलत की ना, तूने ऐसे थोड़ा करते हैं, इसको तो यूं घुमा के यूं कर देता। ना सिर्फ मुझे बुरी लगी बल्कि और लोगों को भी लगी। चल अब चल ठीक हो जा, अब ठीक हो। वो वहीं के वहीं, ये ऐसी शख्सियत थे वो। और सादा इतने थे खान साहब वो कि घर में बिल्कुल महसूस नहीं होता था कि ये बहुत बड़ा लेजेंड रहता है। सादा दाल चावल भी खाते थे, नीचे बैठते थे, बगैर इस्त्री के कपड़े भी पहनते थे, और फास्टिडियस इतने थे अपने ड्रेस का, जैसे आप फरमाते थे, ख्याल इतना करते थे कि अगर मैचिंग जुराबें नहीं मिलती थी तो सूट नहीं पहनते थे। हाँ बिल्कुल। तो ये देखें उनके अंदर सब कुछ था। अगर गुस्सा था तो खुशी भी थी, क्या बात। अगर कुछ मुआशी नामवारी थी तो फिर वो तंग दस्त लोगों की खिदमत भी करते थे। जुल्करनैन साहब फनकार, हाथी कहते हैं ना, खाने के और दांत और दिखाने के और, तो फनकार घर के और
बाहर के और घर में हमारे कोई नखरे वखरे नहीं होते। उनको क्या कि ये फनकार है कि नहीं है, घर वालों को क्या। अच्छा, जब मैं फर्स्ट टाइम, ये 89 की बात है या 90 की बात है, फर्स्ट टाइम मैं अमेरिका जा रहा था अपना प्ले लेके, तो मोइन भाई को पता चला तो मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, तो मुझसे ज़्यादा मुझे लगा कि वो खुश थे, क्योंकि हमसे पहले मोइन भाई और उमर शरीफ साहब का प्ले बुड्ढा घर पे बहुत हो चुका था, तो सेकंड बारी मेरी आ गई, तो मैं आबिद अली अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको और बाकी और टीम बना के, तो मैंने बताया, मैंने कहा जा रहे हैं वो इदरीस चचा, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, वो तो मैंने बताया, तो अब उनकी समझ में नहीं आ रहा, तो फिर कहने लगे जो भी बातें करनी थी हमने प्रोफेशनली वो हमने की। मैंने कहा अच्छा मैं चलता हूँ। कहने लगे नहीं, 1 मिनट ठहरो, अपना वार्डरोब खोलो। कहने लगे इसमें से जो सूट अच्छा लगता है वो निकालो। मैंने कहा मोइन भाई मैंने सारी तैयारी कर ली हुई है, कल फ्लाइट है, सब कुछ है मेरे पास। कहने लगे नहीं, तुम्हें कसम है कि अगर इसमें से कोई ना लो चीज। मैंने उसमें से एक डबल ब्रेस्ट कोट जो है खाली, वो मैंने ले लिया। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा अब ये बड़ी जिद करेंगे और देर होगी, मैंने ले लिया। सही। कट करके अब हम वापस आ गए, और वो मैं कोट पहन के जो है वो हाशु ऑडिटोरियम में जो है वो मैं खड़ा हुआ हूँ, और ये दीवार के साथ यूं करके, तो वो वहाँ खड़े हुए हैं। तो वापस आए तो मुझे कहने लगा यार जरा सा इधर हो। अच्छा। यूं होके वापस चले गए। मैंने कहा ये क्या किया है इन्होंने, समझ में नहीं आया। मैंने कहा ये कोई ना कुछ हरकत करता है। उसके बाद मैं सोफे पे बैठा हुआ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, तो आए कहने लगे 1 मिनट जरा, तो मुझे सीधा बिठा के कहने लगे कि अजय थे। मैंने कहा क्या है? कहने लगे ये मेरा कोट है, खराब नहीं है। और वो आज भी मेरे पास है। क्या बात, वो आज भी मेरे पास है। मैं ये बात ये करना चाह रहा था आपसे, जो 1 मिनट लेना चाह रहा था, और मैं माफी चाहता हूँ कि आपका वक्त भी मैं ले रहा हूँ, कि मुझे इस वक्त जो नाम याद हैं मेरे साथियों में से अशरफ खान साहब हैं, इस्माइल तारा साहब हैं, शहजाद रजा साहब हैं, उमर शरीफ साहब हैं, और महमूद अख्तर साहब हैं, और एक लंबी लिस्ट है कराची की, और इसी तरीके से लाहौर की, इसी तरीके से पिंडी की, इसी तरीके से पेशावर की, इसी तरीके से कोयटा की। तो जो अरबाब इख्तियार हैं, मेरी गुजारिश है उनसे कि बजाय इसके कि इन हम में से अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। लेकिन जाहिर है कुल्लुन नफ्सुन, तो कहना कि मतलब ये है कि बजाय इसके कि फिर कल को कोई आप यहाँ हम में से किसी की तस्वीर लगी हुई हो और आप प्रोग्राम कर रहे हो, तो आज जो लोग ये सीनियर, ये सरमाया पीटीवी का, ये जो लोग हैं उनका ख्याल कर लीजिए। उन्हें जिस तरह इग्नोर किया जा रहा है मुसलसल, और स्पेशली कोरोना के बाद से, तो जो अरबाब इख्तियार कोई सुन रहे हैं और अगर उस पर अमल भी करना चाहें तो उनकी बड़ी नवाजिश होगी। ये एक खास मेरी रिक्वेस्ट है, और ये बड़ा जबरदस्त मैसेज भी है, क्योंकि जो आर्टिस्ट है और जो फनकार है, चूंकि वो एसेट है हमारे मुल्क का, हमारी कंट्री का, तो हम इसको तो वाकई समेट के संभाल के रखना चाहिए। प्रोग्राम इख्तिताम पे पहुंच रहा है, मैं सब मेहमानों से मैसेज लेना चाहूंगी। फारूक साहब, देखिए आपने कहा था अभी कि उनको कभी परेशान देखा आपने मोइन साहब को, तो मैंने परेशान उस तरह से तो नहीं देखा जैसे आम परेशानी जिसे हम कहते हैं, लेकिन मैंने उन्हें थोड़ा सा अफसरदा ज़रूर देखा। वो इस तरह से कि ये जो क्लिप आप चला रहे हैं जिसका यूनिवर्सिटी का यही प्रोग्राम था, तो वो होटल में ही ठहरे हुए थे, तो वो होटल में मैं उनको छोड़ने जा रहा था उनके कमरे तक, तो थोड़ी सी चढ़ाई है वो होटल, बड़ा होटल जो है वहाँ का, तो उनको थोड़ा सा ना चलने में उसको सांस चढ़ रहा था। तो कुदरती तौर पे वो एक छोटी गाड़ी जो होती ना लेके फिर रही होती है सामान के लिए भी या बूढ़े लोगों के लिए भी, तो वो वहाँ से गुजरी, तो उन्होंने उसको इशारा किया, तो वो खुश होके आ गया, कहने के भाई हमें वहाँ रिसेप्शन तक उतार दे, हमें कुछ आराम मिल जाएगा। तो मुझे उस वक्त महसूस हुआ कि ये अब थोड़ा सा ना इस बात को फील करने लग गए कि सांस चढ़ने लगती है। तो मुझे बैठ तो गए, उसमें फिर कहने लगे फारूक भाई ये गाड़ी जो है ना ये असल में माजूरों के लिए बनी हुई है, तो अब हम जा रहे हैं उसी तरफ आहिस्ता आहिस्ता।
तो ये गाड़ी हमें बता रही है कि आप इसका ध्यान करें कि आप जा रहे हैं उस तरफ, वरना इस गाड़ी का ध्यान ना में आता। महसूस उस वक्त वो महसूस उनको हो गया था। अशरफ साहब टाइम बहुत कम है, एक शॉर्टली मैसेज। जी मैसेज यही है नए आने वालों को जो अब आ रहे हैं या इस वक्त काम कर रहे हैं कि मोइन अख्तर साहब की ज़ात का अहाता किया हमने, उनके फ़न का, उनकी अच्छी आदतों का। एक अच्छा फ़नकार होना ही सब कुछ नहीं होता, एक अच्छा इंसान होना भी सब कुछ होता है। और मोइन अख्तर साहब की जो बातें हमने सुनाई हैं, जो वाक़यात बताए हैं, अगर उनको अपना लेंगे तो इनमें से कोई और भी मोइन अख्तर बन सकता है। वन लाइन के जो लोग हार्ड वर्किंग हैं, देयर इज नो हर्डल बिफोर देम। सर मोइन भाई मुझे लगता है कि अभी भी हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं, और हमें आप बाकी आज महसूस हुआ कि आज नशिस्त पे वो थे शायद, ऐसा बिल्कुल महसूस हुआ। और वो एक पैगाम दिया करते थे, आज वही पैगाम मैं दे रहा हूँ उनकी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी और अपने साथियों की तरफ से भी, कि मेरा पैगाम है, हमारा पैगाम है मोहब्बत जहां तक पहुंचे। बस इसी के साथ इजाजत चाहेंगे आपसे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आई होप आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा, तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।